Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग सोसाइटी लॉ एंड साइबर एथिक्स चैप्टर नंबर 17 आपके कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के अकॉर्डिंग है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये जो क्लासेस हैं ये कंप्यूटर साइंस क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिसमें कि हम वन शॉट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एक क्वेश्चन एक तरह से एक परफॉर्मा है, उस क्वेश्चन के इंटरनली जितना भी कुछ होगा वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं आपको ये भी समझ में आ जाएगा। डजेंट मीन कि ये क्वेश्चंस हमारे जो वेरी शॉर्ट है या लॉन्ग है या शॉर्ट है वही आएंगे, उससे बिहाफ पर आपका एमसीक्यू, आपके केस बेस्ड स्टडी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को कंप्लीट कराने का एक तरीका प्लस क्वेश्चन समझाने का एक तरीका मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और आपको और भी वीडियोस पहले प्रीवियसली दे चुकी हूँ, अपकमिंग और भी वीडियोस दूंगी। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस बाकी की देख सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग से आपको कोशिश करी है चीजें समझाने की, क्लियर कराने की, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने की, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ टर्म एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? वॉशिंग मशीन, म्यूजिक कंपोजिशन, मिक्सर ग्राइंडर, ईमेल अकाउंट। अब ये पूछा है इसमें से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा क्या है? वॉशिंग मशीन है, म्यूजिक कंपोजिशन है और मिक्सर ग्राइंडर है, ईमेल अकाउंट है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए बेटा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जो चीज जिस पर आपका अधिकार है, जिसके लिए आपने कुछ मनी खर्च करी है या जिस पर आपकी मेहनत है, जो आपको गवर्नमेंट से या किसी भी पब्लिक सर्टिफाइड आपको जिसके ऊपर अधिकार है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जिसके ऊपर आपका अधिकार है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत बेसिकली तीन चीजें आती हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। क्या आता है? तीन चीजें आती हैं, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपीराइट किन चीजों पर होता है, ट्रेडमार्क किन चीजों पर होता है और पेटेंट किन चीजों पर होता है, क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, जहां भी आपकी बात है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई बुक लिखी है, तो वो बुक आपके लिए क्या है? कॉपीराइट। आप उस बुक का क्या कराएंगे? कॉपीराइट। आपने YouTube पे कोई चैनल क्रिएट किया है, उस चैनल पर आपका कोई आप सॉन्ग लिख रहे हो, कोई सॉन्ग है वो कोई और यूज ना कर ले तो वो आपका कॉपीराइट है। ठीक है, आप कोई ऑथर हो तो आप क्या कराओगे? कॉपीराइट। आपका सपोज आपने कभी कभी देखा है कि आप YouTube पर या किसी भी जगह किसी और कंपनी का म्यूजिक यूज कर लेते हैं, तो वो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम बेचते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उनके पास एक कॉपीराइट राइट है, जिसके बिहाफ पर वो आपके ऊपर क्लेम बेच सकते हैं या आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो कॉपीराइट यानी जैसे कि आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क है, आपकी कोई रिटन वर्क है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट्री है, आपकी कोई बुक है, आपकी कोई नोटबुक है, आपकी कोई पर्सनल डायरी है, आपकी कोई पोइट्री है, आपकी कोई लेटर है, ऐसा जो आपके पास जिसके लिए राइट है, तो उन चीजों पर आपका एक तरह से आर्टिस्टिक वर्क और रिटन वर्क पर हम लोग क्या लेते हैं बेटा? कॉपीराइट। अब आती है ट्रेडमार्क। क्या होता है ट्रेडमार्क? आपने देखा होगा जैसे मर्सिडीज गाड़ी का, BMW गाड़ी का सिंबल है, या फिर आपने मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, आपका रिलायंस, आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ट्रेसेमे, बहुत सारी जितनी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, तो फेसबुक का जैसे कि सपोज जो ऐप है, जिस तरीके से फेसबुक ने अपना ऐप ड्रॉ किया है, फेसबुक का उसका सिंबल का, उसके लोगो का क्या है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसका होता है? लोगो का, सिंबल का, कंपनी की डिजाइन्स का, वो सारे क्या होते हैं? ट्रेडमार्क। जैसे कि मैंने अपने इजी लर्निंग 247 में जो इजी लर्निंग का लोगो है उसका ट्रेडमार्क ले लिया है। ठीक है, तो उसका ट्रेडमार्क इन द सेंस कि जैसे आपने कोई भी वेबसाइट डिजाइन की है तो वेबसाइट का लोगो, वेबसाइट का साइन, उसका सिंबल, आपका सिग्नेचर, वो क्या है? ट्रेडमार्क के अंतर्गत आ गया। कंपनी का लोगो, डिजाइन, सिंबल, ये सारे ट्रेडमार्क के अंतर्गत आ गए। अब बात आती है कि पेटेंट क्या होता है। फिर हम पेटेंट किस चीज को कराते हैं? पेटेंट बेटा कोई साइंटिफिक रिसर्च है, कोई आपने रिसर्च करी है
ये सारी रिसर्च वर्क होते हैं उनके लिए हम पेटेंट कराते हैं। मेरा कोई फॉर्मूला है उसके लिए मैंने पेटेंट कराया, किसको कोई और यूज नहीं कर सकता है। मैंने कोई रिसर्च की है उसके लिए मेरे को पेटेंट कराना है, ठीक है। साइंटिफिक वर्क के लिए मेरे को पेटेंट कराना है। तो देखो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल वॉशिंग मशीन सभी यूज कर रहे हैं, तो ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो गया। म्यूजिक कंपोजिशन किसी ने म्यूजिक के लिरिक्स कंपोज किए हैं, म्यूजिक कंपोज किया है, तो वो हमारा क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ गया। उसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर बेटा सब यूज कर रहे हैं, तो ये कोई ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बेसिकली जो पब्लिकली सब यूज कर रहे हैं उस पर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं हो सकता जिससे सबका फायदा हो रहा है। ईमेल अकाउंट आपका पर्सनल ईमेल अकाउंट है, सबका अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ ईमेल अकाउंट होगा। अगर आप किसी और का ईमेल अकाउंट यूज कर रहे हो तो वो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। तो ईमेल अकाउंट, अगर आपसे एग्जांपल के तौर पर कोई पूछा था कि एक किसी ऑथर की बुक है और वो किसी ने स्टील कर ली है, किसी ने चुरा ली है, तो वो उस पर कौन सा एक्ट लगाएंगे, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, क्या लगाएंगे, तो उस पर लगाएंगे वो कॉपीराइट। ऐसे ही किसी का कोई आर्टिस्टिक वर्क है तो कॉपीराइट, अगर किसी की कोई रिसर्च है तो पेटेंट, किसी का लोगो है, किसी का सिंबल है तो ट्रेडमार्क। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक एमएनसी है, मिस्टर ए स्टील्स मिस्टर बी इंटेलेक्चुअल वर्क। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर लिया एंड रिप्रेजेंटिंग इट्स ए's ओन वर्क। ए ने क्या किया, बी के वर्क को चुरा लिया और ये पेटेंट किया कि ये ए का खुद का वर्क है, जबकि ये वर्क किसका था, बी का। विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच काइंड ऑफ एक्ट इज एक्टिविटीज टर्म एज। तो ये किसके अंतर्गत ये एक्ट आएगा, तो इसको बोलते हैं बेटा पैलागिज्म। इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक आई प्रोनाउंस राइटली, बट इफ आई कांट तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डेट। इसको पैलागिज्म बोलते हैं, पिलग्रिज्म भी बोलते हैं। आप देख लीजिए इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, पैलागिज्म, मैं ये प्रोनाउंस करती हूँ। तो ये क्या है, समझाने का मतलब ये है, आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा। आई थॉट कि मुझे प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा आपको चीजें क्लेरिफाई करने की ज्यादा जरूरत है। तो देखो, कहने का मतलब है कि जब कोई पर्सन, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड का वर्क चोरी किया, उसकी कोई पर्सनल डायरी लिख रहा है या पर्सनल कोई अपनी वर्क कर रहा है, पर्सनल पोइट्री लिख रहा है, और आपने उसका वर्क चोरी कर दिया और आप ये दिखा रहे हो कि ये मैंने किया है, तो आपके ऊपर ये कौन सा, आप किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज पैलागिज्म। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की कोई भी चीज को कॉपी करता है, चुराता है और ये पेटेंट करता है कि ये उसकी खुद की है, तो ये एक्टिविटी जो है बेटा, ये तरीका जो है, ये एक्टिविटी है, उसको हम कंप्यूटर की, हम लोग उसको साइबर एथिक्स की, साइबर लॉ की, सोसाइटी लॉ की लैंग्वेज में पैलागिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलागिज्म। ये प्रिटेंड करना कि आपका खुद का वर्क है जबकि वो एक्चुअल वर्क आपका नहीं है, तो ऐसी एक्टिविटी को हम पैलागिज्म बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पैलागिज्म। तो पैलागिज्म का मतलब हुआ कि किसी का इंटेलेक्चुअल वर्क, इंटेलेक्चुअल मतलब जिसपे कोई राइट है, जैसे कॉपीराइट है या पेटेंट है या ट्रेडमार्क है। एग्जांपल के तौर पर आप कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हो जो इंटेलेक्चुअल वर्क आपका है, और आपके फ्रेंड ने आपका वर्क चोरी करा और ये शो करा, ये पेटेंट किया कि वो वर्क उसका है, तो ये एक्टिविटी जो है वो पैलागिज्म के अंतर्गत आती है। आई होप यू ऑल आर क्लियर, यू ऑल नो वेरी वेल एंड दिस डाउट इज क्लियर फॉर ऑल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। हमको डिजिटल प्रॉपर्टी के 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो बेटा पहला एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं, ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट सच एज ईमेल, कम्युनिकेशन अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, शॉपिंग अकाउंट, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट। तो बेसिकली जो डिजिटल प्रॉपर्टी है,
तो हमको उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो कोई भी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट हो सकता है, जैसे कि आपका जीमेल अकाउंट है, आपका कोई कम्युनिकेशन अकाउंट है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरीके का आपका सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉपिंग अकाउंट है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक का अकाउंट है, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट है जैसे गूगल ड्राइव। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, तो डिजिटल प्रॉपर्टी के हमें एग्जांपल देते हैं। तो डिजिटल प्रॉपर्टी में यानी हमारा कोई पर्सनल अकाउंट, उसके अलावा हमारा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अकाउंट हो सकता है, जिसके अंतर्गत हमारे, अभी मैंने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत हमारे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दूसरा एग्जांपल हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कॉपीराइट मटेरियल, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड एनी सॉफ्टवेयर और कोड that a programmer may have written on its own etc. ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी आ सकता है जो कि प्रोग्रामर ने खुद से लिखा है उसका कोड। तो ये सारे भी हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ गए। डिजिटल प्रॉपर्टी के अंतर्गत बेटा वो सारी चीजें, डिजिटल का मतलब डिजिटली, जैसे जो डिजिटल का मतलब जो चीज आप डिजिटली यूज करो लाइक मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, एनी ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। डिजिटल का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब वो चीज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बेटा ये समझो, व्हाट इज प्रॉपर्टी। आपके पास गोल्ड है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। आपके पास जमीन है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। आपके पास बाइक है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। आपके पास आपका खुद का घर है, बंगलो है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। सो अब डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, डिजिटल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि आपके पास डिजिटल मीडिया में क्या प्रॉपर्टी है। डिजिटल मीडिया में आपकी क्या प्रॉपर्टी होगी बेटा, आपके पास ये जो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, दिस इज आल्सो योर प्रॉपर्टी। फेसबुक, आपकी आईडी, फेसबुक की आईडी इज योर प्रॉपर्टी, नथिंग योर फ्रेंड प्रॉपर्टी। आपकी सोशल मीडिया अकाउंट इज योर प्रॉपर्टी, आपका व्हाट्सएप आपकी प्रॉपर्टी, आपका जीमेल अकाउंट आपकी प्रॉपर्टी। तो ये सारी हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी के एग्जांपल हो गए। जैसे आपका अमेजोन का अकाउंट आपकी प्रॉपर्टी, आपके फ्रेंड की प्रॉपर्टी नहीं, आपके फ्रेंड की प्रॉपर्टी आपके फ्रेंड का अमेजोन का अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट हुआ। आपका अकाउंट जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है डिजिटली, दिस इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब जिस पर अधिकार है, प्रॉपर्टी मतलब अधिकार। आप कहते हो ना कि ये मेरी किताब है, ये मेरा पेन है, दिस इज माई प्रॉपर्टी। मेरा पेन भी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी इच्छा के बिना मैं किसी और को क्यों दूं, तो दिस इज माई प्रॉपर्टी। एंड ऐसे ही आपका जीमेल अकाउंट इज योर प्रॉपर्टी, फेसबुक अकाउंट इज योर प्रॉपर्टी। सो यू कैन से कि माई ईमेल अकाउंट, माई कम्युनिकेशन अकाउंट, माई सोशल मीडिया अकाउंट, माई शॉपिंग अकाउंट इज माई डिजिटल प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आप सेकेंड एग्जाम्पल दे सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। लाइक या आपने कोई प्रोग्राम कोड किया है, आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, दिस इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर आपका यूट्यूब अकाउंट इज योर प्रॉपर्टी। आपका आपने अपने अकाउंट पर कॉपीराइट कर रखा है कि इसका अगर मेरे अकाउंट का मटेरियल कोई और यूज करेगा तो मैं इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दूंगी या उस पर लीगल एक्शन लूंगी। तो वो क्या हो गया, वो हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट अगेंस्ट कॉपीराइट की जो कोई काम करेगा। एग्जांपल के तौर पर अभी आप मेरी वीडियो डाउनलोड करके अपने अकाउंट पर लगाओगे तो मैं आपके पास एक स्ट्राइक भेजूंगी, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगी। हाँ, आप उसको डाउनलोड करके अपना पढ़ाई कर सकते हो, नो इशू। आप अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हो, नो इशू। बट आप अपना पर्सनल फायदा करोगे वो गलत है। फिर उसके लिए अगेंस्ट मैं क्या करूंगी, आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक करूंगी, आपके ऊपर एक लीगल एक्शन भेजूंगी और यूट्यूब इस चीज की परमिशन देता है, करके देख लीजिए अदरवाइज। ठीक है, तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, आपने कोई रिसर्च करी और मैंने आपकी रिसर्च यूज कर ली, आप मेरे ऊपर क्या करोगे, लीगल एक्शन ही तो लोगे। तो दीज आर योर डिजिटल प्रॉपर्टी। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है दीज आर द फॉलोइंग्स। फर्स्ट वन इज OSS। तो व्हाट इज OSS बेटा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो सिर्फ हमको बोल रखा है कि एक्सपेंड करना है, यानी इनकी फुल फॉर्म बतानी है, बट मैं आपको बता भी दे रही हूँ, चाहो तो एक एक लाइन में इसको समझ लो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जिसको कोई भी यूज कर सकता है, जो ओपनली, जिसका सोर्स कोड कोई भी यूज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दिस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे कि आज के टाइम में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे फेसबुक सब यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप सब यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम सब यूज कर सकते हैं, दीज ऑल आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप फ्रीली ओपनली कहीं से भी कुछ भी यूज कर सकते हो। यूट्यूब इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो ओपनली, उसमें मॉडिफाई और चेंजेस भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस, तो वो सॉफ्टवेयर हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आता है एक टर्म आता है OSI, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। अब ओपन सोर्स इनिशिएटिव क्या है, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको ओपन सोर्स इनिशिएटिव डिफाइन OSS, ये क्या डिफाइन करता है, OSS एज सॉफ्टवेयर दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड, allow user freedom to run, review and modify। बेसिकली ओपन सोर्स इनिशिएटिव ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डिफाइन करता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ह्यूमन रीडेबल है, इसके सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल है, हम इसको रन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स इनिशिएटिव ये डिफाइन करता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्रीली ओपन होता है, इससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला टर्म आता है, देखो अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो कुछ लाइसेंस पर रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, कुछ लाइसेंस पर रिलीज होते हैं। वो जो लाइसेंस होते हैं दैट इज GNU। GNU मतलब, GNU बेसिकली, अब देखो जैसे यहाँ पे एक टर्म आ रहा है GNU, तो GNU नॉट यूनिक्स। GNU का मतलब है GNU, इसे GNU बोलते हैं, GNU नॉट यूनिक्स। ये बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते होंगे। अभी आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो मोबाइल है उसमें जो एंड्रॉइड, अगर मैं एंड्रॉइड को हटा दूं, एंड्रॉइड को रिमूव कर दूं, या फिर आपके कंप्यूटर में से विंडो 7, विंडो 9 जो भी विंडोज है, विंडो 11 उसको मैं रिमूव कर दूं, तो क्या आपका अभी सिस्टम वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी आप शॉर्ट में ये बात समझो। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा यूनिक्स, तो जो जैसे आप विंडो 11, एंड्रॉइड, ये सारे हम लोग, ये पेड होते हैं, हम इसका ऑलरेडी पैसा किसी कंपनीज को दे चुके होते हैं, या हम ऑनलाइन परचेज करके इंस्टॉल करते हैं। लेकिन जो GNU होता है, GNU मतलब GNU, इसको हम GNU को GNU यूनिक नॉट यूनिक्स, मतलब ये हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, और ये फ्री सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हम कुछ सालों तक, उसका एक टाइम होता है, कुछ टाइम की लिमिट होती है, जैसे 1 साल 2 साल तक हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली GNUs क्या है, ये लाइसेंस होते हैं, GNU GNU नॉट यूनिक्स। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी आप ये समझो, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, तो ये एक तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक टाइप हो गया। ठीक है, ये समझ लो। अब एक आता है टर्म GPL और LGPL। तो बेसिकली GPL मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, और LGPL मतलब लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस। अब GPL और LGPL में क्या अंतर है, ये हमारे प्रोपेरिटी सॉफ्टवेयर से GPL और LGPL मतलब ये हमारे पब्लिक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, जिसमें GPL और LGPL का मतलब क्या होता है, जो GPL होते हैं ये हमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, और इसमें हम
बेसिकली अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ही हमारे लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं ना, कि ये हम इतने टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, ये हम इतने टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो GPL होता है यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम जैसे कि ओवर अ ईयर, 1 साल के लिए हमें प्रोवाइड कर दिया गया कि एक लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया। किसका लाइसेंस? किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। उसमें मैं कुछ चेंजेस या मॉडिफाई एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी ओवर अ ईयर, ओवर अ 2 ईयर के लिए मैं कर सकती हूँ। बट LGPL लेजर जर्नल पब्लिक लाइसेंस, ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए होता है थोड़ा एज कंपेयर टू, इससे ज्यादा इसकी फैसिलिटीज होती है। होता ये सेम ही है। ये देखो अभी आपको समझाने का, देखो फर्स्टली GPL और LGPL। अब दोनों में से कोई भी एक हमारा लाइसेंस होता है। लाइसेंस जैसे कि हम ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अब एक बात समझो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, हमें कार चलानी है, हमें मोटरसाइकिल चलानी है, हमें स्कूटी चलानी है, उसका हमें कंपनी गवर्नमेंट हमें लाइसेंस देती है। तो सिमिलरली हमारे पास जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसका भी क्या होता है? लाइसेंस होता है। तो GPL या LGPL हमें वो लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। अब GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस में क्या होता है कि हम ओवर अ ईयर कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे कि ओवर अ ईयर। बट LGPL में क्या होता है? लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसे हम एज कंपेयर टू इसके मोर ज्यादा यूज कर सकते हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी होती है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम जो OSS यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपके कोई भी मेलवेयर, कोई भी टाइप के आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं आप उसको यूज करते हो। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले टर्म आता है OSI, पहला ही वाला OSI ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSI ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ये क्या करता है? ओपन सोर्स इनिशिएटिव हमारे OSS को डिफाइन करता है। OSS यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी तो आप कहीं ना कहीं से खरीदोगे, तो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ही तो खरीदोगे ना। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ही तो खरीदोगे, तो सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस होता है वो हमारे लाइसेंस होते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस या लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPL या LGPL। तो GPL ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ ईयर हम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यूज करते हैं, कुछ लिमिटेड मॉडिफिकेशन वगैरह कर पाते हैं। और जो LGPL होते हैं इसमें कुछ एज कंपेयर टू GPL ज्यादा फैसिलिटी होती है। ये मोर देन ऑफ ईयर और मोर देन ऑफ टाइम के लिए हम यूज कर पाते हैं। इतने क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें क्या क्या क्लियर हो गया? OSS क्लियर हो गया, OSI क्लियर हो गया, GPL क्लियर हो गया, LGPL क्लियर हो गया और हमें GNUs क्लियर हो गया। अब हमारा क्या क्या बचा यहाँ पे? अब हमारा बचा FCF। अब एक टर्म आता है, देखो अब एक टर्म आता है बेटा FSF। देखो ये FS ये क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर हमारे फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये क्या करती है? ये एक नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड वाइड मिशन है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर और फ्री कंप्यूटर्स, फ्री एप्लीकेशंस प्रोवाइड करने को प्रमोट करती है। एक टर्म यहाँ पे लिखा है फ्लॉस का मतलब होता है फ्री लाइबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है बेटा कि फ्री और लाइबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कराना। लेकिन जैसे कि एक रिचर्ड स्टॉलमैन ने किया था कि हमें फ्री सॉफ्टवेयर इस तरीके से प्रोवाइड कराना है, लाइक फ्री एज इन फ्री स्पीच, नॉट फ्री इन बियर। मतलब कि उसका हमसे प्राइस का लेना देना नहीं है। उसका मतलब है कि हम उसमें चेंजेस कर पाते हैं, मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। और कहने का मतलब है फ्री लाइबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल उसके लिए 100 रुपीज चार्ज किया, 100 रुपीज चार्ज किया आपने फ्री किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आपने 100 रुपीज चार्ज किया यानी फ्री लाइबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये फ्री तो है बट आपने इसके लिए कुछ पेमेंट दिया है। अब उसके बाद यू आर फ्री, नाउ यू आर फ्री। अब आप इसको अपने फ्रेंड के संग शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के संग शेयर करो, इसे मॉडिफाई करो, इसमें चेंज करो, इसमें अल्टर करो, कुछ भी करो। नाउ यू आर फ्री, ये आपका हुआ। एग्जाम्पल, आपने मार्केट से बुक खरीदी, अब आपने बुक खरीदी, दिस इज योर बुक।
अब आप उसके अंदर आपने किसी और ऑथर की बुक है ना, वो ऑथर तो कोई और है उसका, आपने उसके लिए पेमेंट दिया, अब आपने वो खरीद लिया, अब आप उसमें चेंजेस करो, मॉडिफाई करो, फाड़ो, कुछ भी करो, दिस इज योर बुक। तो फ्लॉस का मतलब आप ये समझो सॉफ्टवेयर से कि फ्री लाइबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि फ्री एज अ स्पीच, नॉट फ्री एज अ बियर। ये किसने कहा था? रिचर्ड स्टॉलमैन ने कहा था। मीन्स टू से कि हमने उसके लिए पेमेंट दे दिया, जो भी था डिसाइडेड, अब हम उसमें चेंजेस मॉडिफाई शेयर कर सकते हैं, दिस इज आवर चॉइस। ठीक है, अब यहां से क्या रह गया? FSF, ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, यानी हमें जो सॉफ्टवेयर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिशन है कि हम सॉफ्टवेयर फ्रीली प्रोवाइड करें। अब एक और टर्म रह गया W3C, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम डेवलप स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैव टू एवरीवन बिल्ड वेब बेस्ड प्रिंसिपल प्राइवेसी सिक्योरिटी। बेसिकली W3C के अकॉर्डिंग, जो W3C है, तो W3C के अकॉर्डिंग, जो W3C है बेटा, W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस होती हैं हेल्प करने की, यानी इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के पास ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है गाइडलाइन, और ये सब गाइडलाइंस वगैरह डिजाइन करती है वेबसाइट वगैरह के लिए, और सिक्योरिटी प्राइवेसी क्या क्या होनी चाहिए, ये सब ये डिसाइड करती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, और इसके एग्जांपल बताने। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो पब्लिक डोमेन है मतलब पब्लिक के लिए यूज कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर आप म्यूजिक सुन रहे हो, तो ये सारे यूट्यूब, दीज आर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो इट इज फ्री and can be used without restriction. Public domain software, it is outside and मतलब ये फ्री है और इससे हम विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग। इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ, इसमें बाहर से कॉपीराइट और लाइसेंसिंग का स्कोप है, इंटरनली नहीं है। बाहर से कोई क्लेम कर सकता है, इंटरनली नहीं है। अब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, प्रोप्राइटरी मतलब जिस पर आपने कुछ पैसा दिया है, खर्चा किया है। इट इज नाइदर फ्री नॉर अवेलेबल फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए यूज करने के लिए नहीं है, ना ही फ्री है। एग्जाम्पल के तौर पर आप माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ना तो फ्री है ना पब्लिक के लिए यूज करने के लिए, मतलब वो मांगती है चार्जेस, वो आप किसी ना किसी तरीके से यूज कर लेते हैं, वो अलग बात है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, तो वो फ्री भी नहीं हो, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी नहीं है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो फ्री नहीं है और जिसके लिए आपने पर्टिकुलर लाइसेंस लिया हुआ है, इट हैज अ प्रॉपर लाइसेंस, यूजर हैज बाय दैट लाइसेंस इन ऑर्डर टू यूज इट। आपने इसके लिए लाइसेंस लिया है और आप इसको यूज कर पा रहे हैं एज पर लाइसेंस। ऐसा नहीं है कि आपने लाइसेंस लिया तो आप शेयर कर पाओ, ऐसा नहीं होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसके लिए एक तरह से आपने पैसा खर्च किया है और जिसे आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आप चेंजेस भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन से अब क्या हो रहा है ना कि आपको पूरी चैप्टर की एक तरह से चीजें समझ में आ रही होंगी, सब कुछ इसी वीडियोस में और मैं इन डिटेल आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो भाई अभी तक अगर वीडियो पर लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको और मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो आपके लिए इसी तरीके से और वीडियोस डेवलप करने का, क्रिएट करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन चेक अ वेबसाइट इज सेफ और नॉट। तो मतलब कोई भी वेबसाइट सेफ होती है नहीं सेफ होती है, कैसे चेक करेंगे बेटा? अगर कोई भी वेबसाइट के आगे HTTPS है यानी वो सेफ है, और अगर HTTPS नहीं है, सिर्फ HTTP है, तो वो सेफ नहीं है। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कोई भी वेबसाइट के आगे अगर HTTPS लगा है, यानी S मतलब सिक्योरिटी,
तो वो सिक्योर है, अदरवाइज वो सिक्योर नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द साइबर एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो भाई साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक से हम क्या समझते हैं, देखो फॉरेंसिक का मतलब जहां पे जांच होती है, तो डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर फॉरेंसिक का मतलब होती है जहां पर जांच हो। क्या जांच होगी, क्या जांच होगी, आपने कोई भी सोशल मीडिया, आपका अकाउंट हैक हो गया, आपका कोई भी इनकन्वीनियंट डेटा रिलीज हो गया, कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन इशू है, कोई भी डिजिटल आपका बैंक अकाउंट किसी ने बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी ने चोरी कर ली, आपका ट्रांजैक्शन कहीं और पहुंच गया, तो ये सब की जांच करना, ये सब डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर फॉरेंसिक का काम है। तो ठीक है, तो डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक रिफर्स टू द मेथड यूज्ड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्यूटर मीडिया फॉर डिजिटल एविडेंस। ये क्या है, डिजिटल एविडेंस और डिजिटल एविडेंस इकट्ठे करता है कंप्यूटर और डिजिटल मीडिया के। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेट इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू यूज अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को यूज करता है, हमारा एग्जाम्पल मोबाइल से हैक हुआ है तो हमारे मोबाइल के डेटा को यूज करेगा एज अ कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि अगर हमारा कोई भी तरीके का बेटा क्राइम होता है, फॉरेंसिक मतलब जांच करता है, तो ऐसे ही साइबर डिजिटल फॉरेंसिक भी जांच करता है। तो जब जहां से क्राइम होता है उनकी पूरी डिटेल को एज पर कि कहां से हुआ, हमारे मोबाइल से हुआ, तो मोबाइल के सारे डेटा को लेगा, वापस से ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाएगा उसका, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और पता करेगा कि क्या पास्ट इवेंट हुए थे हमारे मोबाइल में, किस तरीके से कौन सा लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या कौन सी आईडी हमने ओपन करी है, कौन सा पेज ओपन करा है, तो ये सबके डेटा को कलेक्ट करेगा जांच करने के लिए। ठीक है, तो द गोल ऑफ द प्रोसेस प्रिजर्व एविडेंस इज इट्स ओरिजिनल फॉर्म while performing a structural investigation by collecting, identifying, validating digital information for the purpose of reconstructing past events। कहने का मतलब यही है, फॉरेंसिक मतलब जांच करना। तो ये एक मेथड है हमारे डिजिटल या साइबर एविडेंसेस को इकट्ठा करना और हमारे संग जो भी फ्रॉड हुआ है, जो भी लॉस हुआ है हमारा, उन सब की पास्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, वैलिडेट करना और कोशिश करना कि ये चीज क्यों हुई है और उस सब का एक ब्यौरा बनाना और इंटरप्रिटेट करना, लॉ उसके अगेंस्ट लॉ। ये सारी प्रोसेस पूरी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डेटा और डिजिटल डेटा साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये सब चीजें क्रिएट की गई है। तो बेसिकली दिस इज ओनली अ मेथड जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को इकट्ठा किया जाता है पास्ट इवेंट के बिहाफ पर, और हमारी इंफॉर्मेशन के सारे डेटा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट। तो साइबर लॉ और आईटी एक्ट क्या होता है, साइबर और आईटी में दोनों में बहुत अंतर है। तो देखो, साइबर लॉ रेफर्स ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ जो इंटरनेट पर होता है वो साइबर है, और जो हमारी ऑनलाइन डिवाइसेस पर होता है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के थ्रू होता है वो हमारा आईटी एक्ट के अंतर्गत आ गया। साइबर के अंतर्गत जो भी हमारी एक्टिविटी इंटरनेट पर हुई है, जैसे कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाना या आपके साइबर क्राइम होना, आपका ट्रांजैक्शन किसी और जगह पहुंचना, ऑनलाइन फ्रॉड होना, ये सारा हमारा साइबर लॉ के अंतर्गत आता है। आईटी एक्ट के अंतर्गत क्या आता है, आईटी एक्ट के अंतर्गत हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया होती है, हमारे जैसे कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया, हमारे मोबाइल को किसी ने हैक कर लिया, लीगल हमारे मोबाइल को कोई और चला रहा है कहीं और बैठे हुए, हमारी इंफॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू कोई और यूज कर रहा है, वो सब हमारी आईटी एक्ट के अंतर्गत आ गया है। तो आईटी एक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स और फोकस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर फोकस करता है, जबकि जो साइबर है वो जब ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, ये उस पर फोकस करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, मेजर बेनिफिट ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी के मेजर बेनिफिट्स बताने हैं। तो आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बिजनेस वर्ल्ड में मेजर बेनिफिट्स बताने हैं। तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, तो हम ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, भाई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारा लेन देन भी होता है, पैसों का या आदान प्रदान होता है। तो पहले के टाइम में आप देखो
कि हमको 1 लाख का ट्रांजेक्शन करना है तो हमें 1 लाख इधर से उधर लेके जाना पड़ता था, बट अब क्या है, सिक्योरली हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एक तरह से सिक्योर हो गया है, पहले के टाइम में इतना सिक्योर नहीं था एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से ये सिक्योर हो गया है बिजनेस वर्ल्ड में। ग्लोबल मार्केटिंग हम लोगों को पता चल गया है, स्मॉल बिजनेस हमारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, छोटे छोटे बिजनेस हमारे ऑनलाइन आप देख सकते हैं। पहले एक लिमिटेड एरिया तक मार्केटिंग थी, आपको नहीं पता था कि किस जगह की क्या चीजें फेमस है। आप सिर्फ आप आज के टाइम में फूड का भी देख लीजिए, आपको नहीं पता था कि गुजरात में क्या फेमस है या उत्तर प्रदेश में क्या फेमस है या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में क्या फेमस है। आप अपने एरिया की चीजें यूज कर पाते थे, बट आप ग्लोबल मार्केटिंग के जरिए आगरा का पेठा भी आप दिल्ली मंगा सकते हो, मुंबई मंगा सकते हो, या कोल्हापुरी चप्पल आपको मंगानी है, आप कहीं भी मंगा सकते हो। डेनिम आपका कहीं भी बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है सपोज एग्जांपल, मुझे नहीं पता, तो वो डेनिम आप कहीं भी मंगा सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा हुआ हमारे मनीष मल्होत्रा सपोज मुंबई में बैठे हुए हैं, मनीष मल्होत्रा की साड़ी आपको उत्तर प्रदेश में आगरा में आगरा की किसी लड़की को भी पहननी है तो भी वो मंगा सकती है। तो ये हमारी ग्लोबल मार्केटिंग हुई। या राजस्थान में कोई भी हमें डेकोरेशन का सामान राजस्थान से अपने घर पे मंगाना है, कहीं भी मुंबई के किसी पर्सन को मंगाना है तो वो भी मंगा सकता है। ग्लोबल मार्केटिंग, हम लोग एक दूसरे से स्मॉल प्लेसेस स्मॉल बिजनेस कनेक्ट हो गए हैं ग्लोबली, तो ये फायदा हुआ है। नेट बैंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके थ्रू पेमेंट्स हमारे ऑनलाइन अभी डन हो जाते हैं, घर पे बैठे बैठे हमें बेनिफिट ये हो गया है। एज एंड अवेलेबिलिटी, आईसीटी की एवरीथिंग इज इजी एंड अवेलेबल ऑन मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी से हमारे मनी का जो मूवमेंट है वो इजीली हो पा रहा है, ठीक है। तो हर चीज इजी हो गई है पहले के कंपैरेटिवली आईसीटी की मदद से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से। अब 10th क्वेश्चन है कि व्हाट इज ई वेस्ट। तो ई वेस्ट को हम पहली बात इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई स्क्रैप इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप भी बोलते हैं, या फिर हम इसको WEEE बोलते हैं, WEEE यानी वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जो भी हमारे वेस्टेज पेन ड्राइव्स होती हैं, सीडीज होती हैं, कंप्यूटर्स के जो डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उनकी जो वेस्टेज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप खराब हो गया, कीबोर्ड खराब हो गया, या हमारा कोई वायर खराब हो गया, तो ये सारी जो वेस्टेज होती है ये बल्क निकलती है, बहुत ज्यादा थाउजेंड और मिलियंस ऑफ टाइम्स ये बल्क हर साल निकलती है। तो उसको हम ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या WEEE वेस्ट इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बोलते हैं। अब इसका हमसे पूछा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग। तो सबसे भाई इसका ये काम है कि हम ये सारी जो वेस्टेज आती है अगर ये फिकेगी तो कितना ज्यादा लॉस होगा और हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर भी अफेक्ट होगा और हमारे लिए हार्मफुल भी है, पॉल्यूशन का काम करेगा। तो इसको क्या करना चाहिए, हमें रिसाइकिल करना चाहिए पहली चीज। अब रिसाइकिल हमें क्या करना चाहिए, ई वेस्ट रिसाइकलिंग अलाउज टू रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल प्रीशियस मेटल। तो जो ई वेस्ट में मेटल्स वगैरह होते हैं उससे हम प्रीशियस मेटल्स निकाल सकते हैं। प्रीशियस मेटल्स वगैरह ये सब हम जब निकाल लेंगे तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, हमारी जो पब्लिक की हेल्थ है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड वाटर क्वालिटी को हम वाटर क्वालिटी अच्छी होगी, हमारा वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, एक तरह से लैंड लाइफ हमारी सेफ हो जाएगी, स्पेस हमारा अच्छा हो जाएगा। जो हम लैंड होता है हमारा, एक तरह से वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, पब्लिक की हेल्थ पर असर नहीं होगा, हमारा लैंड पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये सारे हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम अपने ई वेस्ट की रिसाइकलिंग करेंगे तो। ओके, तो अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। मैं सारे ही करा देती हूँ, ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि फिर एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कराना जरूरी है। अब आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। क्या होता है, तो थेफ्ट ऑफ ए पर्सन इंफॉर्मेशन। देखो आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आइडेंटिटी मतलब आपकी खुद की, ठीक है, थेफ्ट मतलब नुकसान। तो थेफ्ट ऑफ अ पर्सनल इंफॉर्मेशन सो दैट गेन एक्सेस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ विक्टिम लेटर। आपकी किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेना, उसको हार्म पहुंचाना, उसको गेन करना, उसको एक्सेस करना
और इन लेटर या इन फ्यूचर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, दिस इज अ फ्रॉड। सो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको ले लेना और उसका किसी और ने समबडी यानी कोई भी उसका गलत तरीके से इन लेटर इन फ्यूचर उसका गलत इस्तेमाल करे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके फ्रेंड ने आपकी फेसबुक आईडी का आपसे पासवर्ड लिया और अब वो पासवर्ड उसको पता चल गया, तो आज नहीं कल यानी 1 महीने बाद 1 साल बाद वो आपकी फेसबुक आईडी से किसी और को मैसेज करेगा, आपके फैमिली मेंबर को अब्यूज कर सकता है या कोई भी गलत काम कर सकता है, तो पकड़े कौन जाओगे आप। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉड और दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, तो इससे क्या है कि कभी भी चाहे हमारा कितना भी कोई करीबी है, बेसिकली मैंने अभी डिजिटल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, जैसे कि आप अपनी सोना चांदी, अपनी किताब, अपना घर किसी को नहीं शेयर करते हो, अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं शेयर करते हो। सिमिलरली आप अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी से भी ज्यादा किसी को भी शेयर ना करें भरोसे में, क्योंकि इससे नुकसान आप लोगों का होगा इन फ्यूचर, आज नहीं तो कल कोई भी भरोसे में आपको गलत तरीके से फंसा सकता है, फ्रॉड कर सकता है, फंसोगे आप। सो प्लीज बी सेफ। तो डिजिटली आपके संग फ्रॉड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनसे बचें। उनसे बचने का एक तरीका है सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हाउ अ यूजर ऑफ साइबर वर्ल्ड कैन सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। कोई भी यूजर साइबर वर्ल्ड में, मतलब इस साइबर दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, क्या सेव कर सकता है, इसके क्या तरीके हो सकते हैं। पहला, यूज अ यूनिक आईडीज टू प्रोटेक्ट पर्सनल अकाउंट्स एंड डिवाइसेस। अपनी भाई यूनिक आईडीज यूज करनी चाहिए, ऐसा नहीं है योर घर का नेम इस राम, श्याम, मोहन और यही आप पासवर्ड डाल रहे हो, तो थोड़ा डिफरेंट आप अपना नाम डालिए, उसका पासवर्ड वगैरह यूनिक आईडी रखिए उसकी। आप जब आईडी बना रहे हो ऐसा मत करो कि ramsharma.com या ऐसा कुछ मत करो @gmail.com, उसमें कुछ 1 2 3 या कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ, कुछ एक्स्ट्रा आईडीज बनाइए जिससे कि वो थोड़ा मुश्किल हो गैस करने में। उसका पासवर्ड थोड़ा इजीली मत बनाइए, थोड़ा यूनिक बनाइए। उसके अलावा अप्लाई बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन का यूज करिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करने में। जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सेव करने के लिए पासवर्ड, बायोमेट्रिक, इन सब का यूज करिए और वो यूनिक रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, हाउ वी कैन रिजॉल्व जेंडर इश्यूज एज फार एज अ स्कूल लेवल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इन कंसर्न। तो भाई एक क्वेश्चन आया कि जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होती है उनमें हम जेंडर इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में। तो कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में, क्योंकि गर्ल्स मोस्टली ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वो उनका नहीं है। तो ये सारा जो आपका जेंडर इशू है उसको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे उनको समझाएं, कैसे उनको मोटिवेट करें। तो पहला पॉइंट, गर्ल्स शुड बी मोटिवेटेड बाय डिफरेंट प्रोग्राम्स टू टेक अ CS एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स टू मेक अ कैरियर। तो पहली बात तो गर्ल्स को, इवन दैट सभी को ये मोटिवेट करने की जरूरत है कि कंप्यूटर साइंस सभी के लिए, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, सबके लिए एक सब्जेक्ट है और इसमें हम कैरियर भी बना सकते हैं। हम गूगल में जॉब कर सकते हैं, हम फेसबुक पे जॉब कर सकते हैं, हम एक खुद का ऐप डिजाइन कर सकते हैं। आज के टाइम में इसके क्या क्या स्कोप है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जा सकते हैं इसमें। तो ये सब चीजें उनको समझाने की, मोटिवेट करने की जरूरत है। सेकेंड, ads play a vital role of whole lifestyles of a girl. Thus, ads will be designed as well as a female role model should be projected under those ads are encourage girls to take a subject like CS. जो गर्ल्स होती है वो CS नहीं लेती, ऐसा स्कूल में बोला जाता है। तो उनको ऐसे एग्जाम्पल और वाइटल रोल देने की जरूरत है, लाइक ऐसे उनको एग्जाम्पल्स देने की जरूरत है जिसके थ्रू वो एक मोटिवेट ले और उनको रोल मॉडल मान के उनके जैसा बनना चाहे। ठीक है, जैसे कि अभी मामाअर्थ की जो CEO है वो एक गर्ल है, वो भी ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रही है, या फिर बहुत सारे टपरवेयर की ये सब ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रहे हैं। उसके अलावा आप नीता अंबानी को देख लीजिए, आप ईशा अंबानी को देख लीजिए। ईशा अंबानी जियो लेके आई और ये सारी उनके एग्जांपल्स देके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं, सुधा मूर्ति को देख लीजिए, इन्फोसिस की चेयरपर्सन है। तो इन्फोसिस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी चेयरपर्सन खुद एक लेडी है जो सबके लिए आइडियल है। तो ये सारे एग्जांपल्स देख के आप गर्ल्स को भी समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे वो रोल मॉडल उनको मानकर अपने आप को आगे बढ़ाए। गर्ल्स शुड बी इंकरेज एज कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्लासेस हैंडल द डिवाइस। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक लड़कियों को लाइक वो छुई मुई टाइप की, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से करंट नहीं आ जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, हार्डवेयर पार्ट से प्रॉब्लम। तो उनको क्या है ना, मोटिवेट करिए कि ये चीजें उनके लिए कोई हार्मफुल नहीं है। इवन दैट गर्ल्स नहीं, बॉयज भी, जिसको भी डर लगे वो इसको चीज को यूज करें, हार्डवेयर पार्ट को, अपने मोबाइल्स को, डिवाइसेस को। दिस इज नॉट अ हार्मफुल, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो उनके लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। List some disability issue faced when teaching using a computers with respect to the specially able student। तो जो स्पेशल एबिलिटी के स्टूडेंट होते हैं उनको किस तरीके से टीच करना चाहिए कंप्यूटर क्लासेस में। तो पहली बात, अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स मटेरियल। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे पूछा गया हो एज अ स्टूडेंट, आपको बताना है बेटा कि किस तरीके की प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है टीचिंग में, कंप्यूटर साइंस को टीच करने के लिए बच्चा कंप्यूटर साइंस की क्लास में किस तरीके की डिसेबिलिटीज, किस तरीके की चीजें फेस करता है। तो पहली बात कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स मटेरियल इट्स। तो टीचर्स के पास मटेरियल्स नहीं होता, टीचर इट्स नहीं होते जो समझा नहीं पाते प्रॉपरली, तो उनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता। लैक ऑफ नीड्स टीचर, स्पेशल नीड्स टीचर। तो स्पेशल टीचर्स नहीं होते, इस वजह से वो समझा नहीं पाते। लैक ऑफ सपोर्टिंग करिकुलम, और करिकुलम उनके सपोर्टिंग नहीं होता, इस वजह से डिसेबल जो चिल्ड्रन होते हैं थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं कंप्यूटर की क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ये सारी चीजें क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन एक आध पूछ ले जाता है जिससे कि आपका दिमाग का एक IQ लेवल पहचानने के लिए कि आप कितने तरीके तक सोच पाते हो, मैक्सिमम इस वाले चैप्टर से आ जाता है। तो आपका एक IQ चेक करने के लिए कि आप अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करोगे। व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ टू डील विद अ डिसेबिलिटी इशू इन अ स्कूल। व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन टू डील डिसेबिलिटी इशू इन स्कूल। तो डिसेबिलिटी जो इशू होते हैं स्कूल में, एक सेकेंड बेटा, ये रहा पॉसिबल सॉल्यूशन बताने हैं हमको जो डिसेबिलिटी इशू होते हैं स्कूल में। तो टीचिंग मटेरियल का सबसे पहले अभी जो बताया कि क्या क्या इशू सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जो टीचिंग मटेरियल और इट्स का यूज करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को नीड मिले, स्टूडेंट को समझ में आए। स्टूडेंट के लिए स्पेशल ट्रेन टीचर्स का अवेलेबल होना जरूरी होता है जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए। स्कूल मस्ट फॉलो इंक्लूसिव करिकुलम, इंक्लूसिव एजुकेशन का करिकुलम फॉलो करना चाहिए जिससे सभी के लिए वो हेल्पफुल हो, डिसेबल बच्चे हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, सभी के लिए वो हेल्पफुल हो और सभी को वो अच्छे से समझ पाए। तो ये वाले जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर की मदद से आप अच्छे स्कोर और कर पाओगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 17 साइबर लॉ और साइबर एथिक्स के नाम से, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के नाम से आपकी बुक में होगा NCERT में। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैंने इस क्लास के अंतर्गत सारा कुछ कंप्लीट करा दिया। अब क्या है ना, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, बट इसके अलावा इस क्लास में कुछ नहीं है। ये पूरी क्लास एक वीडियो के अंदर खत्म करा दिया पूरा चैप्टर। तो आप इसको अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी रिलेटिव्स है जो क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, जिनके पास कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट है, उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उनकी भी ये ज्यादा से ज्यादा मदद हो पाए और वो लोग भी कंप्यूटर साइंस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।